तो मैंने देखा है कि बहुत सारे अपने समाज में ऐसे गरीब लोग पड़े हुए हैं जिनके लिए सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है। बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी सरकार ने लगा रखी है। उसके बावजूद भी जो गरीब इंसान है, जो असमर्थ व्यक्ति है, वो उन चीज़ों को अच्छे से उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने का, पढ़ाई करने का, ऐसे लोगों को सरकारी स्कूल में ही अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। और जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो हम देखते हैं कि सरकार ने हॉस्पिटल की बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर सरकारी अस्पतालों को लेकर विश्वास नहीं है, सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर विश्वास नहीं है। तो गवर्नमेंट टीचर बनकर भी ये चीज़ आप कह सकते थे, बता सकते थे, फिर संगठन ही क्यों? तो आपका कहना यह है कि हाथ बंधे हुए रहते हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम जॉब प्राप्त करें, शिक्षा का मतलब ये है कि हम चीज़ों को समझें, प्लस अगर वहाँ कई प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाना ही शिक्षा होती है। हम लोग तो एक चींटी से भी सीखते हैं। अब चींटी, वो कहावत सुनी है, चींटी लगातार जो है पहाड़ चढ़ती रहती है, जब वो चढ़ नहीं जाती, बार बार गिरती है, लेकिन चढ़ती रहे। तो हमें भी सीखना अपने जीवन में कि हमें लगातार प्रयास करते रहना जब तक हम सफलता ना पाए। प्राइवेट नौकरी ठीक होती है या फिर गवर्नमेंट नौकरी? कोई भी लड़का देखने जाता है, लड़के को कोई देखने जाता है तो कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाला चाहिए दामाद। ऐसा होता है आज के भारत के कल्चर के हिसाब से? कम से कम इस बात का पहले ध्यान देना चाहिए कि लड़की को लड़का पसंद है या नहीं है। कहीं उसको ऐसा आता नहीं कि उसके साथ फोटो खिंचाने तक में शर्म आती। इस समय बहुत ज़्यादा जो है नकल चल रही है, कैमरे के सामने ही नकल चल रही है, इतनी बुरी हालत है कॉलेजों में। और आज जो है बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बहुत सारा ऐसा बच्चा है अपने समाज में जो पढ़ना नहीं चाहता, बिना जाए अपनी डिग्री, अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता है। तो इसके खिलाफ हम काम करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, क्रांतिकारी तरीके से काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों को रोकें। क्योंकि इससे जो नकल करने वाले लोग हैं उन पे जो है सख्त कार्रवाई करते हुए, क्योंकि ये देशद्रोह से कम नहीं है। अपने देश के बच्चे की एजुकेशन खराब करना, उसको नकल से पास कराना, ये आप समझ लो उसको अपाइज करने के बराबर है। कहीं ऐसा ना हो जाए पैसा कमाने के चक्कर में कि किसी का नुकसान हो जाए। ये उसके अंदर भावना डालनी है कि पैसा तो कमाओ, लेकिन अच्छे तरीके से कमाओ, ये नहीं गलत तरीके से कमा के किसी का नुकसान करो। तो बोलते हैं राजनीति गंदी है, तभी तो साफ होगी। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, राजनीति में शिक्षक लोग नहीं आएंगे, तब तक वो सफाई कैसी होगी? उसके बाद और हमारी विचारधारा देश हित में है, देश प्रेम जगाओ, भ्रष्टाचार भगाओ। उसके बावजूद भी लोग हमारा सपोर्ट इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। उनको ये लगता है ये तो छोटा आदमी है, इसके पास ना ही फॉर्च्यूनर है, ना ही स्कॉर्पियो है, ना BMW है। और हमारे जो एक्टर हैं, जैसे कि आपका जो है अजय देवगन हो गए, टाइगर श्रॉफ हो गए, और आपके शाहरुख खान जैसे जो एक्टर, बड़े बड़े एक्टर हैं अपने देश के को में, बहुत सारे लोग इनको देखते हैं और वो लोग विमल गुटखे का प्रचार करते हैं। ये कितना दुर्भाग्यवश है हमारी पीढ़ी के लिए। उन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए हमने अपना संगठन तैयार किया जिसका नाम अधिकारों की ताकत है, द पावर ऑफ राइट्स। नाम से ही सबको समझ में आ रहा है, ये वो संगठन है जो जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अंशु सख्य चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा पॉडकास्ट देने वाले हैं जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं महाशक्ति सर जी मौजूद हैं। अच्छे वक्ता हैं और समाज में जो गतिविधियां होती हैं, देश में जो गतिविधियां होती हैं, उसमें नज़र रखते हैं। एक अच्छा संगठन चला रहे हैं, अधिकारों की ताकत, जिसके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। तो सर आज हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को बताएंगे। बहुत अच्छे वक्ता हैं, तमाम तरीके की बातचीत होगी और आप लोगों को पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। हालांकि आपको हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और इस पॉडकास्ट में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। महाशक्ति सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी भारतवासियों को जय हिंद। और मैं सबसे पहले अंशु जी का जो है धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इसका यहाँ पे जो है बोलने के लिए मौका दिया। तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं महाशक्ति, प्रदेश अध्यक्ष, अधिकारों की ताकत। जी, तो सर ने जो आपको अपना परिचय दिया है, अधिकारों की ताकत एक संगठन चलाते हैं जो अच्छे लेवल पर चलता है और समाज में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, मान लीजिए कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें कह सकते हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कोई भी गलत चीज़ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो सर मौजूद है, सर से वो सभी तमाम बातें करेंगे और जानेंगे, क्योंकि एक बड़ी शख्सियत है और यही सभी तमाम बातें करेंगे। तो सर आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ था?
आप इटावा के ही रहने वाले हैं। जी, मैं इटावा का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म इटावा में ही हुआ है। 19 जून 1991 में हुआ है। बाकी का मैं इस समय अपना एक एज अध्यापक काम कर रहा हूँ फार्मेसी कॉलेज में। इतना सब परिचय हमारा। जी सर, आपका जो जन्म हुआ है वो कह सकते हैं अच्छी खासी फैमिली में या फिर मिडिल क्लास या बहुत ही माध्यम परिवार गरीब परिवार से? हमारा जो जन्म हुआ है कि मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्गीय है, और प्लस हम लोग जो है अपने जीवन यापन के लिए लगातार संघर्ष करते आए हैं। शिक्षा को लेकर भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया तो हम लोग अपनी शिक्षा पूरी कर पाए। स्वास्थ्य को लेकर भी हम लोग लगातार जो संघर्ष करते रहे। जब घर में कोई दिक्कत हो जाती है तो हम लोगों को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए हमने अपना संगठन तैयार किया जिसका नाम अधिकारों की ताकत है, द पावर ऑफ राइट्स। नाम से ही सबको समझ में आ रहा है, ये वो संगठन है जो जब आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपने संगठन का उद्देश्य बताना चाहता हूँ कि हम लोग के जो संगठन है उसका उद्देश्य है आम जन को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना व उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उनको प्रेरित करना, उनको उनका आत्मबल मजबूत करना, उनकी आत्मशक्ति मजबूत करना, जिससे वो ये जो गलत हो रहा है, जो लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद कर पाए। जी, तो जैसे सर आपने ये संगठन ही क्यों चुना? क्योंकि आपने जब स्टार्टिंग की पढ़ाई की थी वो कौन से स्कूल से की थी? मैंने जो अपनी जो है इंटरमीडिएट तक की जो पढ़ाई की है वो हमने अर्चना मेमोरियल सरस्वती ज्ञान मंदिर इंटर कॉलेज से की है। उसके बाद हमने बी फार्मा कर रखा है ग्रेजुएशन में, वो हमने सरबंदला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कर रखा है। उसके बाद हमने एम फार्मा कर रखा, वो भी हमने सरबंदला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से कर रखा। उसके बाद मैंने अपना शिक्षण कार्य है वो मैंने सरबंदला इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी स्टार्ट किया है और अभी मैं प्रेजेंट में श्री गुलाब सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जब आपने शुरुआती पढ़ाई की थी, क्योंकि अच्छे खासे स्कूल में आपने पढ़ाई की ठीक ठाक, कैसे मैनेज हो पाता था जब आप कह रहे हैं कि मध्यम वर्गीय? क्योंकि पढ़ाई प्राइवेट स्कूल कह सकते हैं कि बहुत ही आजकल महंगे चल रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ना और सभी चीज़ों को मैनेज करना, किताबें आती हैं महंगी महंगी, ये सभी चीज़ें। आपकी बात सही है, बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को पढ़ाई करने में अपनी पूरी। तो वैसे तो हम लोग जो है हमारे माता पिता ने बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष के साथ हम लोग को प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो इस तरह से करना पड़ा क्योंकि उस समय स्कूल की जो फीस होती थी वो भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो हम लोग पढ़ने में अच्छे थे, तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर आनंद सर, उन्होंने हम लोगों को कंसेशन भी दे रखा था जिससे हम लोग अपनी पूरी पढ़ाई 12th तक वहाँ पे कर पाए। उसके बाद जब हमने बी फार्मा का एडमिशन लिया था प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पर भी जो हमने अपनी एजुकेशन की है वो लोन के माध्यम से की है। एजुकेशन लोन हम लोगों ने कराया था, उसके माध्यम से हमने अपनी एजुकेशन पूरी की है। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग खर्चे होते, तो हमारे जो ये विवेक यादव सर हैं उन्होंने हमारी बहुत मदद करी और जिसकी वजह से हम अपना ग्रेजुएशन और पीजी पूरा कर पाए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी मदद हमारी की है कि जो पीजी हमने किया है एम फार्मा, वहाँ पे उन्होंने बिना फीस के हमको वहाँ पे अध्ययन करवाया, जिससे मैं अपना पीजी कंप्लीट कर पाया। और आपके चैनल के माध्यम से एक हमारे सर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनका नाम जो पुष्पेंद्र तिवारी सर है, जो इस समय डिस्कवरी क्लास केमिस्ट्री क्लास चलाते हैं। उन्होंने हमको इंटर में लगातार फ्री केमिस्ट्री पढ़ाया, जिसकी वजह से हमने इंटर में 2009 में 98 आउट ऑफ 100 जो मार्क्स हमने गेन किए, जो कि यूपी टॉपर में हमने अपना स्थान बनाया केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। जी, तो सर जैसे आपने जो तिवारी सर का नाम बताया है, उन्होंने जो आपकी कोचिंग फ्री पढ़ाई थी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई थी। 2 साल उन्होंने पढ़ाई और एक पैसा हमसे नहीं लिया था। बस इस उम्मीद में पढ़ाई, हाँ बच्चा अच्छा है, इसको कुछ अच्छा मिलना चाहिए, बस इस वजह से पढ़ाई। और इसके बदले कहीं ना कहीं भगवान ने हमारी मदद करी, जो मैं 98 आउट ऑफ 100 मैंने गेन की केमिस्ट्री में। सर ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हों, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, मतलब आपके अंदर लगन है, भले ही आपके पास पैसे नहीं है पर मदद करने के लिए समाज में आज भी लोग मौजूद हैं। यही आपके साथ हुआ है, आपके साथ इतनी सुविधाएं नहीं थी और फिर भी आपकी लोगों ने मदद की। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा है, लोग समाज में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे अच्छे हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है और वो अपने विचारों को भी अच्छा रखते हैं। अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, अगर कुछ जज्बा है, तो ऐसा नहीं कि लोग आपकी मदद नहीं करते। 100% लोग आपकी मदद करते हैं।
बस दिल में लगन होनी चाहिए, मन में लगन होनी। हाँ, मन में लगन होनी चाहिए। अगर आप कुछ पाने की चाह रखते हैं तो पूरी कायनात भी आपको उसको पाने के लिए आपके साथ हो जाती है। तो सर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, आप के इंटर, हाई स्कूल, चाहे ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। फिर आप संगठन की तरफ क्यों आप गए? आप सरकारी नौकरी की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि जीवन को बदलने के लिए लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी जीवन में बहुत ज़रूरी है। बस ये इसलिए रहा क्योंकि मैं समाज में देखता हूँ आदमी को दो चीज़ें बहुत ज़रूरी लगती हैं कि एक तो शिक्षा और प्लस स्वास्थ्य। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे अपने समाज में ऐसे गरीब लोग पड़े हुए हैं जिनके लिए सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी सरकार ने लगा रखी है। उसके बावजूद भी जो गरीब इंसान है, जो असमर्थ व्यक्ति है, वो उन चीज़ों को अच्छे से उनका उपयोग नहीं कर पा रहा है। उसका जो मेन कारण है वो इस देश में व्याप्त भ्रष्टाचार। यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कोई जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक दूसरे का शोषण करने में अपना जो है पूरी तरीके से जो है लगन से लगा हुआ है कि कैसे भी हम दूसरे का शोषण कर लें और अपना पेट भर लें। तो इससे सब चीज़ों को देखता हूँ कि अपने समाज में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जो कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे बनवा रखे हैं और उनमें लगातार जो है उन चीज़ों को अच्छा करने के लिए काम भी कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी जो जिसको ज़रूरत है, जिस बच्चे को ज़रूरत है कि अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके बावजूद भी वो अच्छी शिक्षा गेन नहीं कर पा रहा है। तो मैं देखता हूँ कि आप ये देखें कि सरकारी स्कूल का बच्चा, जैसे कि हम बात करें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, आप देखते हो कि इतना वहाँ पे जो इतना क्वालिफाइड टीचर रखा जाता है, आप ये समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट में टीचर आपका जो भर्ती होके जाता है वो प्राइवेट कॉलेज के टीचर से हो सकता है कि अच्छा हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत सारे एग्जाम वगैरह क्वालिफाई करने के बाद ही उसका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होता है। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल का बच्चा टॉप नहीं कर पा रहा और प्राइवेट स्कूल का बच्चा टॉप कर रहा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण सीधे सीधे कहीं ना कहीं जो वहाँ पे शिक्षक है वो पूरी तरीके से अपना नहीं दे पा रहे हैं, पूरी तरीके से अपना नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, या हो सकता है वो देना नहीं चाहते। तो ये सब चीज़ें, समस्याओं को देखते हुए हम सोचते हैं कि जो चीज़ें कमियां हैं, जो सरकारी स्कूल में कमियां हैं, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें सरकार तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, जिससे उनमें सुधार हो सके। और ऐसे जो लोग वंचित हैं, जो अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, जिनके पास पैसा नहीं है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने का, पढ़ाई करने का, तो ऐसे लोगों को सरकारी स्कूल में ही अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। और जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा पाते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो हम देखते हैं कि सरकार ने हॉस्पिटल की बहुत अच्छी सुविधाएं कर रखी, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के अंदर सरकारी अस्पतालों को लेकर विश्वास नहीं है, सरकारी मेडिकल कॉलेज को लेकर विश्वास नहीं है। वो विश्वास, उनका कहना ये है कि अगर वहाँ हमने कुछ करवाया तो हमारा मरीज खत्म हो जाएगा, वहाँ उसके कंपेयर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के वहाँ पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है। जबकि हम देखते हैं कि जितने भी अपने इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में जो लोगों का विश्वास है वो कम है, जबकि प्राइवेट में ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कुछ तो कमियां होती है ना, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त है, तभी तो लोगों के अंदर से ये विश्वास हटा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जिला स्तर पर अस्पताल हैं जहाँ पे फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं हैं, वहाँ हम लगातार देखते हैं कि वो फ्री ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करता है, जब तक वो उनसे कुछ ना कुछ पैसा ना ले तब तक वो ऑपरेशन नहीं करता है। अगर आप जरा भी नेतागिरी वहाँ करते हो, या माने चलिए आप चीज़ों को करवाने के लिए कोशिश करते हो, इधर उधर शिकायत करने की कोशिश करते हो, तो क्या करता है डॉक्टर कि वो आपको रेफर कर देगा, वो कह देगा हमारे यहाँ कमी है, और वो आपको रेफर कर देगा किसी मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि आम इंसान का कितना गलत हो रहा है। इन सब चीज़ों को सरकार तक, हमारा संगठन जो है चाहता है कि सरकार तक पहुँचे, सब तक पहुँचे, जिससे इसमें सुधार हो सके और आम इंसान को भी अच्छे से अच्छा इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों की भांति सरकारी अस्पताल में मिल सके। जी, जैसे आपका कहने का मतलब है जो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, सरकार तो ठीक ठाक काम कर रही है, कोई भी सरकारों में, कोई एक पर्सनल सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार जब अपनी नीतियों को लाती है तो अपने हिसाब से ठीक लाती है। तो वो नीतियाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सुविधाएं आम जनमानस तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, यही मानना है? यही मानना है, सरकार अच्छा काम कर रही है। सरकार जो है, कोई भी सरकार हो, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो बीच में जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी वजह से ही पूरी तरीके से जो आम इंसान है, जो असमर्थ व्यक्ति है, वो उन सेवाओं का पूरी तरीके से लाभ नहीं उठा पा रहा। सर ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जो अध्यापक लोग हैं, जैसे आप अध्यापक हैं जी, तो अध्यापक आप हैं, तो गवर्नमेंट टीचर बनकर भी ये चीज़ आप कह सकते थे, बता सकते थे, पर संगठन ही क्यों?
तो ये तो एक राजनीति हो गई ना, जो कि अध्यापक भी राजनीति करने लगे हैं क्या? संगठन इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम सरकारी कोई होते नौकर या सरकारी नौकरी करो तो उसमें नियम होता है कि हम इस तरह की चीज़ें नहीं उठा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि उसके खिलाफ है, जबकि उसके खिलाफ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी कमियां बता रहा है, उनको दूर करना चाहता है, वो आपका आपका जो है ये नहीं कि आपका विरोधी है, आपका हितैषी है। वो ये चाहता है कि कुछ अच्छी हो, आप में सुधार आए, आपकी पॉलिसियों का पूरी की पूरी तरीके से जो है उसका उपयोग हो, जिससे आप आगे दोबारा से सरकार अपनी बना पाए और लोग आपको पसंद करें और आपको दोबारा से चुने। मतलब जब गवर्नमेंट नौकरी आपकी हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका कहना यह है कि हाथ बंधे हुए रहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि लोगों से ऐसा फीडबैक मिला है कि हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो हो सकता है कि इस तरह से नहीं कर सकते। मतलब इसी वजह से आपने गवर्नमेंट नौकरी की तरफ नहीं भाई ना मत। ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम अपना जो शिक्षा हमने गेन किया है, जो हमने लिया है, वो हम अपने देश के लिए लगाएं और देश के लिए कुछ हम कर पाएं और पूरी फ्री तरीके से हम कर पाएं, बस ये उद्देश्य है। तो शिक्षा में आपका क्या ड्रीम है? जो आपने शिक्षा की बात करी है, भविष्य में आप शिक्षा के लिए चाह रहे हैं। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम जॉब प्राप्त करें, शिक्षा का मतलब ये है कि हम चीज़ों को समझें, प्लस अगर वहाँ कई प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करने की हमारे अंदर क्षमता आ जाना ही शिक्षा होती है। शिक्षा का मतलब ये नहीं कि हम नौकरी पालें, शिक्षा का मतलब ये हम समाज में रहने काबिल हो जाएं, समाज की प्रॉब्लम्स को या समाज में क्या अच्छा है क्या, और इन सब चीज़ों को समझने की क्षमता ही शिक्षा है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो चीज़ हम लोग समझ लें, या एक ऐसा भी कहा जा सकता है कि शिक्षा की कोई भी सीमा नहीं होती है, नहीं, कोई उम्र नहीं होती है। कोई उम्र नहीं होती और कोई भी शिक्षक हो सकता है। मेरे से छोटा व्यक्ति भी शिक्षक हो सकता है, मेरे से बड़ा व्यक्ति भी शिक्षक हो सकता है, कोई भी शिक्षक हो सकता है। हम लोग तो एक चींटी से भी सीखते हैं। अब चींटी, वो कहावत सुनी है, चींटी लगातार जो है पहाड़ चढ़ती रहती है, जब वो चढ़ नहीं जाती, बार बार गिरती है लेकिन चढ़ती रहती। तो हमें भी सीखना अपने जीवन में कि हमें लगातार प्रयास करते रहना जब तक हम सफलता ना पाए। जब तक एक चींटी दाना लेकर चढ़ने से 100 बार 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 करती रहती, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचा नहीं तब तक वो अपना काम नहीं रोकती। यही संघर्ष होता है जब एक चींटी 100 बार असफलता के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि चींटी अपना दाना लेकर चढ़ जाती है और सफल हो जाती है। तो सर एक चीज़ बताइए, आपने ये सब चीज़ की है, क्या आपने अपने जीवन में सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म वगैरह डाले थे या नहीं? सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं डाले। बाकी का जो है मैंने एक बार जो है ये सुपर टेट का डाला था जी, तो उसमें मैं कुछ 7 नंबर से रह गया था, क्योंकि उस समय मैं व्यस्त था अपने कामों में, जॉब वगैरह में, तो इससे इतना मन नहीं लग रहा, तो उसमें मैं रह गया था। मतलब आपने केवल एक बार सरकारी नौकरी एक ही बार डाला है, फिर उसके बाद जो है मन नहीं किया, फिर पूरी तरीके से इसमें अपने आप को जो है समाहित एकदम डेडिकेट कर दिया। तो पूरी तरीके से ये है कि हम कैसे भी हमारी शिक्षा देश के लिए लग जाए। प्राइवेट नौकरी ठीक होती है या फिर गवर्नमेंट नौकरी? चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी, दोनों अच्छी होती हैं, बस हमें लगन से करना चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से काम करे, चाहे नौकरी कोई भी हो, कैसी भी नौकरी हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, लेकिन हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए। अगर हम अपना काम करने में बेईमानी कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं हो सकता। देश के लोगों की माने, बहुत सारे लोग अभी भी अपने देश में ऐसे परिवार हैं जो गवर्नमेंट नौकरी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और हालांकि प्राइवेट के मुकाबले कहते हैं कि प्राइवेट नौकरी कहीं ना कहीं सीमा नहीं होती है। भले ही प्राइवेट नौकरी में आप कितना भी कमा लें, पर गवर्नमेंट आज भी उन फैमिलियों का मानना है कि गवर्नमेंट अच्छी है। बस उनका मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट जो जॉब कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा वेतन उठा रहे हैं, बहुत अच्छी जो है सेवाएं ले रहे हैं। और उसके बाद जो है उनका जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट थोड़ा सा अंतर ये रहता है, आप अगर देखा जाए तो कुछ मामलों में प्राइवेट भी अच्छी है। प्राइवेट ऐसे अच्छी है कि अगर आप यहीं एक सरकारी एम्प्लॉय को उठा लें और एक जो है प्राइवेट किसी एम्प्लॉय को उठा लें, कहीं ना कहीं आप जो है पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट वाला वो अपनी पर्सनैलिटी मेकअप करके चलता है। गवर्नमेंट वाले को ये लगता है अब तो मेरा जॉब लग गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से, वो अपने आप पे ध्यान नहीं देता। ये काज करे या ना करे, पैसा तो आएगा। पैसा तो आएगी, कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी भी वीक हो जाती है जो सरकारी जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं हो जाती है अगर हम कंपैरिजन करें तो। ऐसा भी एक मजाकी अंदाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब लड़का लड़की की शादी होती है, कोई भी रिश्ता लेकर जाता है, तो सभी ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। कोई भी लड़का देखने जाता है, लड़के को कोई देखने जाता है, तो कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाला चाहिए दामाद। ऐसा होता है आज के भारत के कल्चर के हिसाब से?
आज के भारत के कल्चर के हिसाब से होता तो है, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। अब मान के चलिए उनको लड़की ने जो है सरकारी मतलब लड़के जो लड़की वाले हैं माँ बाप हैं, उन्होंने सरकारी के चक्कर में अपनी लड़की के साथ ऐसा बांधी जिसके बाल नहीं है, पेट निकला, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। आगे चल के क्या होता, कहीं ना कहीं मतलब आगे क्या उस समय भी उसको पसंद नहीं होता, लेकिन बस सरकारी जॉब के चक्कर में उसके साथ उसको बांध देते हैं और पूरी जिंदगी बंधी रहती है, थोप दिया जाता है और कहीं ना कहीं वो उसको पसंद नहीं है, मजबूरी में पूरी जिंदगी उसको झेलना पड़ता है। सरकारी नौकरी की वजह से लड़की पूरा पसंद करना पड़ता है। हाँ, जिंदगी भर जो है उसको झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं माने चले कि आप फाइनेंस संबंधी चीजें और होती है, पैसा संबंधित उसको कोई समस्या महसूस नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मन से वो दुखी रहती है। कहीं ना कहीं उसको मन में रहता है कि हाँ, जो मैं चाहती थी वो मुझे नहीं मिला। वो चीजें कुछ को बाद में समझ में भी आती हैं, तो फिर वो विवाद का कारण भी बन जाती हैं। कभी तो साइड इफेक्ट भी इसके बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो पहले ये भी सोचना चाहिए अगर सरकारी जॉब है या नहीं है, प्राइवेट करता है, लेकिन कम से कम इस बात का पहले ध्यान देना चाहिए कि लड़की को लड़का पसंद है या नहीं है। कहीं उसको ऐसा आता नहीं कि उसके साथ फोटो खिंचाने तक में शर्म आती। मतलब जो कोई भी हो, लड़का लड़की जिसकी शादी होती हो, आपस में खुश रहें। कोई भी लड़का लड़की हो जिसकी शादी हो रही है, वो आपस में खुश रहें, आपस में खुश रहे, एक दूसरे को समझने का भी रहना चाहिए और दोनों को लगना चाहिए एक दूसरे के साथ खड़े तो हाँ एक अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, सब कुछ अच्छा है, ये सब तीनों होना चाहिए। गवर्नमेंट नौकरी हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, कम से कम उनको आपसी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जी। इसके लिए आपकी यही राय है कि ये गलत है? गलत तो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले आपसी जो है जो लड़की के मन में बातें उनको समझना चाहिए, माँ बाप को भी समझते हैं, उसके साथ जो किसी रिश्ते को पक्का करना चाहिए। चलिए सर, ये बताइएगा कि शिक्षा के मामले में आपका भविष्य का क्या ड्रीम रहेगा? कि हाँ, अगर आप कुछ भी करते हैं समाज के हित के लिए, भारत के हित के लिए, शिक्षा में आप क्या सुधार करना चाहेंगे कि हाँ, अगर आप ये सुधार करेंगे तो अपने भारत की शिक्षा लेवल आगे बढ़ेगी? शिक्षा में बस यही सुधार करना चाहते हैं, जो सरकारी हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से ईमानदारी के साथ जो शिक्षक हैं और प्लस जो बच्चा है ईमानदारी से पढ़ाई करे और अपने जो देश के लिए अच्छे से काम करे। अपने अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट में, हम देखते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है नकल चल रही है, कैमरे के सामने ही नकल चल रही है, इतनी बुरी हालत है कॉलेजों में। और आज जो है बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बहुत सारा ऐसा बच्चा है अपने समाज में जो पढ़ना नहीं चाहता, बिना जाए अपनी डिग्री अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता है। तो इसके खिलाफ हम काम करना चाहते हैं, अच्छे से काम करना चाहते हैं, क्रांतिकारी तरीके से काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों को रोके। क्योंकि आप ये समझिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार स्कूल जाते हैं, लगातार कॉलेज जाते हैं, अपनी कोचिंग करते हैं, उसके बाद बहुत मेहनत से पेपर देकर एक अच्छे मार्क्स जो है गेन करते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। उसमें हम देखेंगे कई जगह जो बिना कॉलेज जाए, कई बच्चे ऐसे बिना कॉलेज जाए नकल के भरोसे पेपर देते हैं और कॉलेज वाले नकल कराते हैं। और वो क्या है, कभी कभी ऐसे देखते हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो फेल हो गया और नकल वाला पास हो गया। पढ़ने वाला अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं लिख रहा है, तो वो फेल हो गया, वो नकल करने वाला पास हो गया। तो इस सब जो नकल वाला जो व्यवस्था है, इस पे हम बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं। इस पे हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि इस पे रोक लगाए और ऐसे जो नकल करने वाले लोग हैं उन पे जो है सख्त कार्रवाई करते हुए क्योंकि ये देशद्रोह से कम नहीं है। अपने देश के बच्चे की एजुकेशन खराब करना, उसको नकल से पास कराना, ये आप समझ लो उसको अपाइज करने के बराबर है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको समझ में आ जाए कि वो कितना गलत कर रहे हैं अपने देश के लिए। तो इस तरह से हम शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं। का शिक्षा का ड्रीम है या यही ड्रीम है, जो बच्चा पढ़े, जो मेहनत करे, जो जाए, उसको जो है जो मिलना चाहिए, जो सफलता मिलनी चाहिए उसको मिले। ऐसा नहीं कि नकल करके पास हो जाए और आगे भी अपना जॉब करने जा रहा है, वो भी वहाँ पैसा और आके अपना जॉब प्राप्त कर ले। ये अगर आप भविष्य में सफल होते हैं इन चीज़ों को लेकर, तो शिक्षा में केवल और केवल यही बदलाव करेंगे आप? नहीं, ये करेंगे, बाकी का जो है जो भी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए अपने देश के लिए। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि प्रोफेशनल एथिक्स करके चीज़ें होती हैं, एथिक मोरल को लेकर भी लोगों को इस समय सिलेबस में जोड़ देना चाहिए कि लोगों के अंदर नैतिक भावनाएं जागें, एक दूसरे के प्रति जो चीज़ें हैं, जो मोरल एथिक्स हैं, सही क्या है गलत क्या है, इन चीज़ों को भी लोग जाने। आजकल का जो युवा है पैसे के लिए पागल हो चुका है, पैसे के लिए पागल है, वो किसी भी तरह का गलत काम करने को तैयार है।
तो उसके अंदर ये भावनाएं जागनी उसको देनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके हाथों पैसे कमाने के चक्कर में किसी का नुकसान हो। तो ये भावना हमें उनसे उसके अंदर जागृत करनी है कि पैसा तो है, पैसा कमाओ तो सही तरीके से कमाओ। अगर हम कहीं ऐसा ना हो जाए पैसा कमाने के चक्कर में कि किसी का नुकसान हो जाए, ये उसके अंदर भावना डालनी है कि पैसा तो कमाओ लेकिन अच्छे तरीके से कमाओ, ये नहीं गलत तरीके कमा के किसी का नुकसान हो रहा है। जी, ऐसा भी कहा जा सकता है सर, एक चीज़ मैं अपने तरफ से कहूँ, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की बात करी जाए तो एक गरीब का बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, और जैसे आप मान लीजिए और भी कोई मान लीजिए आपके बच्चे पढ़ रहे हैं डीपीएस में, बड़े बड़े स्कूलों में, जो जिसकी कह सकते हैं कि 10-10 20-20 हज़ार रुपया पर मंथ जा रहा है, वो पढ़ रहे हैं कहाँ से कंप्यूटर। जो प्राइमरी का बच्चा है वो पढ़ रहा है कहाँ से कबूतर। तो इसके मामले में आपको ये भी कहना चाहिए, या आपका भी ये होगा आपकी जानकारी में, कि शिक्षा व्यवस्था को एक करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़्यादा बात करी जाए तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये राजनीति हो गई है, पर आम जनता के हिसाब से ये चीज़ होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को एक किया जाए। सामान्य शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो, एक डेस्क पे होके पढ़ना चाहिए और एक ही तरीके से उसको पढ़ाने की देश में व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमको शिक्षा का अधिकार दे रखा है। शिक्षा का अधिकार का मतलब है वो बच्चा किसी भी स्तर का हो उसको बराबर से बराबर के स्तर पर बिठा के शिक्षा देनी चाहिए और एक ही कैडर की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे सारे बच्चे हमारे एक ही तरीके से अपने आप को उभार पाए और अपने जीवन में अच्छा कर पाए। जैसे यही तो मैंने कहा है कि जैसे मान लीजिए जो प्राइमरी वाला है उसको कम अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, वो कोचिंग भी नहीं जा पा रहा है। कोई भी बड़े स्कूल वाला है, प्राइवेट स्कूल का है, तो उसमें बात करी जाए तो जब वो कंपटीशन में बैठेगा और जब प्राइमरी वाला बैठेगा तो प्राइमरी स्कूल वाला कैसे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने ना कोचिंग पढ़ी है। अगर वो ज़्यादा ही अपने होशियार होगा, लगन से पढ़ रहा होगा ज़्यादा ही, तभी वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि आपसे मैंने पहले ही कहा, उसने पढ़ा है कहाँ से कंप्यूटर, इसने पढ़ा है कहाँ से कबूतर। सर आपने तमाम बातें की हैं। आजकल टीचर लोग भी राजनीति करने लगे हैं। ओझा सर ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे तो लोग बोलते हैं राजनीति गंदी है, तभी तो साफ होगी। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, राजनीति में शिक्षक लोग नहीं आएंगे, तब तक वो सफाई कैसे होगी। तो मैं तो चाहता हूँ जितने भी शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं और जिनके टच में बच्चे हैं, और प्लस जो शिक्षक से बढ़िया कोई इस देश को नहीं चला सकता। शिक्षक एक वो व्यवस्था है जो इस देश में एक सिस्टम ला सकती है, डिसिप्लिन ला सकती है, और जो इस देश की पीढ़ी है उनको बहुत अच्छी तरीके से इस देश को चलाने के लिए उनको निर्देशित कर सकती है। तो मैं चाहता हूँ सारे शिक्षक इसमें इन्वॉल्व हो, राजनीति में आए और इस राजनीति को जो गंदी लोग बोलते हैं उसको साफ करने का काम करें। तो ऐसा जब जो है एक शिक्षक आया और लोग जुड़े, तब जब एक जैसे लोग होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ क्रांति आएगी और देश हित में कुछ ना कुछ काम होगा। उसके बाद मैं देखता हूँ लगातार अपने पेरेंट्स वगैरह जो भी पेरेंट्स लोगों के रहते हैं, वो अक्सर बोलते हैं कि किसी भी सोशल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हुई है, आप राजनीतिक चीज़ों में इन्वॉल्व मत हुई, अपना केवल नौकरी करिए, अपनी नौकरी से मतलब रखिए। लेकिन उनमें भी चेंज आना चाहिए, उनकी विचारधारा में चेंज आना चाहिए। अपने बच्चे को जो है वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें पॉलिटिकल चल रही हैं, जो सामाजिक चीज़ चल रही, उनका भी उनको ज्ञान होना चाहिए। उसके साथ साथ उनमें इन्वॉल्व वो बच्चा, इसके लिए भी उनको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो यही कहते हैं राजनीति गंदी है, सब कुछ खराब है उसमें, तो ऐसा जब तक करते हैं तो वो कभी साफ नहीं हो सकती। अगर साफ करना है तो हमें अच्छे लोगों को उनमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हमको सपोर्ट करे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो सुप्रीमो हों उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो अधिकारों की ताकत की विचारधारा है उसको अपने साथ लीजिए, प्लस हम लोगों का सपोर्ट करिए, जिससे हम ये चीज़ें लोगों तक पहुंचा पाएँ और प्लस इस देश में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन ला पाएँ, जिससे सबका भला हो। यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनमें कुछ हम अच्छा परिवर्तन ला पाएँ, जिससे सभी को, आम जन को, जो असमर्थ लोग हैं उनको उसका लाभ प्राप्त हो पाए। चलिए, ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ बताइएगा कि आपके जीवन की सबसे कठिन पल कौन सा था जिसमें आप शायद ही भावुक हुए हों? कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, सबके जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती हैं। सबसे कठिन समय आपके जीवन में कब रहा था? जब आपका जन्म हुआ, जब से लेकर आज तक आपको ये पल ऐसा बताइए जिसमें आप सबसे ज़्यादा भावुक हुए हो। सबसे कठिन पल मेरा चल
चल रहा है और बहुत दिनों से चल रहा है, जब से संगठन की लीव रखी है तब से चल रहा है। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मैं लोगों के बीच का हूँ, उन्हीं के स्तर का हूँ, उसके बावजूद भी उनका सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके बाद और हमारी विचारधारा देश हित में है, देश प्रेम जगाओ, भ्रष्टाचार भगाओ, उसके बावजूद भी लोग हमारा सपोर्ट इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। उनको ये लगता है ये तो छोटा आदमी है, इसके पास ना ही फॉर्च्यूनर है, ना ही स्कॉर्पियो है, ना BMW है, ना ही पजेरो है। अब हम चलते भाई बाइक से चलने वाले हैं, तो लोग कैसे हमारा सपोर्ट करें? तो बस ये सबसे बड़ा भावुक पल है कि ये सब विचारधारा अच्छी है। शायद मैं ये सोचता हूँ अगर मेरे पास ये सब व्यवस्थाएं होती, हो सकता है कि मेरे पास ये चीजें नहीं होती। मैं इस चीज जो विचारधारा चला रहा हूँ, देश प्रेम जगाओ, भ्रष्टाचार भगाओ, हो सकता है कि लोग विचारधारा ना चला पाते। तो सबसे भावुक करने वाला पल यही है कि लोगों का जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि मुझे जो हम लोग विचारधारा लेके आए हैं अधिकारों की ताकत की, देश प्रेम जगाओ, भ्रष्टाचार भगाओ, इसका सभी लोग सहयोग करें और इसको पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने के लिए हमारा सहयोग करें। ऐसा भी कह सकते हैं कि आजकल भौकाली राजनीति चलती है। मतलब आपके पास फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी, पजेरो, तो आप दिखेंगे, तो आप जनता में बिकेंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है। एक वो नायक फिल्म है, उसमें कहा गया था जनता जब इकट्ठी हो जाती है कभी कभार, क्योंकि ऐसा भी कहा जा सकता है ये चीज़ फिल्मों में अच्छी लगती है, बहुत वायरल होती है कोई भी राजनीति में कि ये सब अपने आप आए हैं, इसके अंदर एक जज्बा है, कुछ करने की हिम्मत है, ये कुछ करके दिखाएगा, समाज को एक नई दिशा दिखाएगा, ऐसी एक लाइन है। तो कह सकते हैं कि जो फिल्म में जो रील में दिखता है वो क्या रियल में नहीं दिखता है? रियल में भी दिखता है। और मैं इतना सारा कोई डिमोटिवेशन झेलने के बावजूद भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी को देखता हूँ। वो मैं देखता हूँ कितने जमीनी स्तर से उठ के आज वो अपने देश में इतनी बड़ी राजनीति कर रहे हैं और इस समय वो सांसद हैं। जिस समय वो सांसद है मैं उनको देखता हूँ, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ कि वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं। खूब डिमोटिवेशन मना रहे, खूब डिमोटिवेशन मना रहे, लेकिन जब मैं उनको देखता हूँ तो लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी हम लोगों ने देखा है, माननीय नेताजी जो कि बिल्कुल जमीन से उठ के इतना सब हुए, अपने देश के रक्षा मंत्री बने, अपने उत्तर प्रदेश कई बार मुख्यमंत्री बने, तो उनको देखकर लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, मुझे भी करना है। लगन होनी चाहिए तो कोई भी कर सकता है। अगर हमारी इच्छा मजबूत है, अगर हम कोई चीज चाहते हैं और पूरी शिद्दत के साथ साथ अगर हम चाह रहे हैं तो ये पूरी कायनात भी लगेगी हमको वो चीज दिलाने के लिए। जी, तो सर एक चीज़ बताइए, आपके फैमिली में कितने लोग हैं? हमारे फैमिली में हमारी मम्मी है और हमारे 2 भाई हैं। तो हम शादी की कब प्लानिंग होगी? क्या ये तो आपने त्याग कर दिया? शादी की प्लानिंग तो अभी नहीं है। शादी की प्लानिंग जो है देखी जाएगी, जैसा सिस्टम बनेगा, जैसे 1 साल परिस्थितियां बने, जैसी परिस्थितियां बने उसके बाद सोचा जाएगा। बस अभी जो है अपने देश के लिए काम करने का पूरी तरीके से विचार है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यहाँ मेरा डेडिकेशन कुछ ज़्यादा है, डेडिकेशन ज़्यादा, और जो अपने देश के लिए काम करने में और जो अच्छी अच्छी चीज़ों को आगे प्रवाह करने में जो मुझे सुकून मिलता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता। एक चीज़ बताइए सर, जैसे आपने तमाम बातें कर दी हैं, शिक्षा के लिए आप बहुत अच्छा काम करेंगे देश में, और स्वास्थ्य सुविधा के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, देश के लिए एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे? देश के लिए बस ये संदेश देना चाहते हैं कि जितने भारतवासी हैं वो अपना आत्मबल, जो आत्मबल है, जो आत्मशक्ति है वो अपनी मजबूत करें। और अगर कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है उनके साथ तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो और उसके साथ साथ मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, अगर कहीं रिश्वत लगती है तो उस रिश्वत को आप खुद पेश ना करें, क्योंकि आप जब खुद देने की सोचते हैं उसके बाद ही रिश्वत लगती है। आप अपने आप को इस तरह से तैयार करें। अपने जो भारत देश में बहुत सारे जो है ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जहां ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मदद कर सकते हैं। सरकार लगातार बहुत सारी चीज़ें नंबर जारी करती है जिससे आप जो है जो रिश्वत है उसका विरोध कर सकते हैं, उनकी शिकायत कर सकते हैं। तो आप पहले उनकी शिकायत करने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपना आत्मबल जो है मजबूत करें, आत्मशक्ति मजबूत करें। अगर आपने एक बार ही कर लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, अगर आपने मानसिक तौर से आपने मजबूत कर लिया कि मुझे ये गलत नहीं झेलना है, तो इसका मतलब है आप निकल आए वहां से, अब आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। एक चीज़ आप बताएं सर,
ओझा सर ने ही कहा है कि अगर आप रिश्वत देते हुए पकड़े गए तो रिश्वत देकर ही आप छूट जाएंगे। वो तो उन्होंने जो कहा है, क्योंकि मान लीजिए आपने कहीं रिश्वत दी, कोई किसी को भी दी, और खुदा ना खास्ता आपकी वीडियो बन गई, आप पकड़े गए, तो आपको छूटने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ेगी, ऐसा उनका मानना था। वो तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ही एक जो है अंश है। तो अगर हमें इससे निकलना है तो कहीं ना कहीं हमें भी सही तरीके से चलना पड़ेगा, कर्तव्य के साथ चलना पड़ेगा, और देश के लिए कुछ भी गलत ना हो उस विचारधारा के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर हम इस तरह से चलते हैं तो हमारे साथ ये नौबत नहीं आएगी। सर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं आपकी, मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब जगह देखा है। नशा मुक्त के लिए भी आप बहुत सारे काम करते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जी। इसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि मैं अपनी एक बात कहूँ, मैं एक बार जा रहा था, पानी की बोतल लिए था 20 रुपए की, तो मैं जा रहा था तो वहाँ पे 10th के या 12th के स्टूडेंट धुआंबाजी कर रहे थे। मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो उम्र है उस हिसाब से उम्र नहीं है, और फिर भी वो ये काम कर रहे थे। उनको ये नहीं लग रहा है कि उनके माता-पिता जब उनको स्कूल भेज रहे हैं, कितना मेहनत करके रुपए कमाते हैं, और वो सिगरेट में पैसे गँवा रहे हैं, धुआंबाजी कर रहे हैं, एक टशन दिखा रहे हैं कि हाँ, हमसे बड़ा कोई नहीं है। पर उनको ये नहीं पता है कि वो अपने आप में कितने ज़्यादा मूर्ख हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि अपना भी जीवन को खराब कर रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सरकार को हमारी देश की पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, और जितनी भी तरीके के नशा है जो आम पब्लिक में आसानी से बिकते हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। ये सब चीज़ें आम तरीके से नहीं बिकनी चाहिए। अगर किसी नशा की आवश्यकता है, मेडिसिन के प्रयोग के हिसाब से बस उतना ही अपने समाज में विद्यमान होनी चाहिए, उसके अलावा सारा कुछ हमारे समाज से ख़त्म कर देना चाहिए। जबकि मैं देखता हूँ सरकारी बसों में भी मैंने देखा है कि बिमल जो गुटखा आता है उसका खूब प्रचार देखा है। और हमारे जो एक्टर हैं, जैसे कि आपका जो है अजय देवगन हो गए, टाइगर श्रॉफ हो गए, और आपके शाहरुख खान जैसे जो एक्टर, बड़े बड़े एक्टर हैं अपने देश के को में, बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, और वो लोग बिमल गुटखे का प्रचार करते हैं। ये कितना दुर्भाग्यवश है हमारी पीढ़ी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो गुटखा, ये जो शराब है, जो बीड़ी है, इन सब का अपने देश में बिकना पूरी तरीके से रोक देना चाहिए। क्योंकि आज का जो पीढ़ी है, मतलब ये फिल्मों में जो फिल्में होती हैं, बॉलीवुड फिल्में होती हैं, उनको इस तरह का जो नशा होता है एक टशन के हिसाब से दिखाते हैं। तो जो हमारी पीढ़ी है वो टशन को दिखाने के लिए इस तरह की चीजें कर रही है, ज़्यादा लगातार कर रही है। उसको ये लगता है कि इसको करने से हम स्मार्ट हो जाएंगे, इसको करने से स्मार्ट, जबकि वो ये नहीं देखते कि उनके स्वास्थ्य पे कितना हानि होगा। आगे चल के इस चीज़ की लत पड़ जाएगी, और लत पड़ने से क्या होगा, जो बॉडी ऑर्गन्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, और पूरा का पूरा जो उनकी उम्र जो उन्हें जीनी चाहिए वो पूरी उम्र अपनी जी नहीं पाएंगे। उसके साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी परेशान करेंगे, समाज में दुर्व्यवहार करेंगे, और पूरे समाज को दूषित करेंगे। यही चीज़ है ना कि सरकार को इस चीज़ में रोक लगानी चाहिए। एक चीज़ ये भी कहूँगा कि जिससे हम लोग इंस्पायर होते हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग अजय देवगन से इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग टाइगर श्रॉफ जिनका आपने नाम लिया, बहुत सारे लोग शाहरुख खान, कोई भी आप एक्टर ले लीजिए, अब कोई भी आप खिलाड़ी ले लीजिए, क्योंकि मैंने देखे है कि खिलाड़ी भी आजकल तम्बाकू का प्रचार कर रहे हैं, और बाद में सफाई में कह देते हैं कि मैंने इलायची का प्रचार दिया है। तो ये कहीं ना कहीं जिससे हम लोग इंस्पायर होते हैं, कोई भी बच्चा उनसे इंस्पायर होता है, तो उन लोगों को ये चीज़ पर रोक लगानी चाहिए। हम भी यहाँ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जितने भी एक्टर हैं, कोई भी खिलाड़ी है, क्योंकि हम लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपके स्ट्रगल को हम लोगों ने देखा है, तो हम लोग आप लोगों से सीखते हैं। आप ही लोग अगर ऐसा करेंगे तो नई पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक रहता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ लोगों को जो नशा करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ किस तरह से आप इस लत से निकल सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे छोटा भाई हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, वो देखेंगे आपको, उन पे कितना खराब प्रभाव पड़ेगा। अगर आप आज जो है नशा कर रहे हैं, कल हो सकता है आपका बच्चा नशा करेगा, आप उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि बच्चा सीधा कहे पापा आप ही करो तो मैं क्यों। आजकल तो मम्मी भी आकर, जो मम्मी लोग वो भी कर रहे हैं। तो अगर पापा मम्मी के सामने ये बच्चे रहेंगे और बच्चे इनको देखेंगे तो कल आप उनको नहीं रोक पाओगे। उसके साथ साथ अगर इसको रोकना है आपको, ऐसे वातावरण में अपना काम करिए, जॉब आप ऐसी करिए जहाँ पे नशा करना, किसी भी तरह का नशा करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो, वहाँ पे आपको काम करना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम बीड़ी पीते हैं तो हमारा पेट साफ हो जाता है, हमारी गैस खत्म हो जाती। तो उनको मैं बताऊं कि इस तरह की जो गलत धारणा उन्होंने दिमाग में बना रखी है वो चीज़ें खत्म करें।
उसके लिए आप प्रॉपर दवा लें, मेडिसिन लें, जिससे आपको जो गैस संबंधी प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं होता, वो सब चीज़ें आपकी सही हो जाए। तो ये इस तरह की जो एक्सक्यूज हैं आपकी, मैं इस तरह से इस वजह से पीता हूँ, ये सारी चीज़ें आप खत्म करिए, जो प्रॉपर चीज़ें हैं उनको करिए। उसके साथ साथ मैं आपको एक उपचार बताना चाहता हूँ। ये आपके डॉक्टर राजीव दीक्षित जी वैद्य जी थे पुराने, उन्होंने बताया था जो अदरक होती है, अदरक को आप छोटे छोटे पीस में छील लीजिए, उसको काट लीजिए छोटे छोटे पीस में। उसके बाद उसमें काला नमक और नींबू मिलाकर नींबू निचोड़ उसको सुखा लीजिए। और जब भी आपको नशा करने की तलब लगे, इसके आप 2 जो टूक होते हैं वो मुंह में रख लीजिए, दबा लीजिए, क्योंकि बताते हैं कि जो नशा की तलब लगती है वो शरीर में सल्फर की कमी से लगती है। तो ये जो अदरक होती है ये उस कमी को पूरा कर देगी, जिससे कहीं ना कहीं आपको नशा छोड़ने में आपकी ये हेल्प करेगा। तो ये उपचार भी कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से आपको एक समरी में बता दूं। एक तो आप ये देखिए कि आपके छोटे हैं, उनको खराब प्रभाव पड़ेगा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि आप अच्छी जगह जॉब करें, अपना सर्कल अच्छा रखें, अपना एटमॉस्फेयर अच्छा रखें। तो अगर संगत अच्छी होगी तो आप कहीं ना कहीं इससे बचेंगे। उसके बाद एक उपचार हो गया अदरक वाला, और उसके बाद अगर कोई आपको पेट संबंधी समस्या है, उसके लिए आप प्रॉपर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर एक चीज़ जैसे मैंने ये चीज़ अपने खुद देखी है, गांव में ये बहुत ज़्यादा सिस्टम खराब रहता है। गांव में कोई भी हो, पिताजी भी पी रहे हैं और उनका बच्चा भी पी रहा है, और उनके बच्चे के बच्चे भी बड़े हो गए, मतलब जो पिताजी के नाती भी उनको देखते हैं तो उनको भी ये प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब पिताजी पी रहे थे और पिताजी के बाद लड़का पीने लगा, लड़का के बाद लड़के का लड़का भी तो पिएगा ना। देखिए चलता हुआ आ रहा है, वो देखते हैं आमने सामने आप पीते हैं। नाती बड़ा हो गया है, बराबर का हो गया और अब नशा में डले हैं। तो आप सब लोग देख सकते हैं बहुत सारी तमाम तरह की हम लोगों ने बातें की हैं, जो आज के जीवन में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगेंगी। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना, आज के समय में चल रहे हैं, वही चीज़ों पर इस पॉडकास्ट में बातें हुई हैं, वही टॉपिक रहे, वही सभी तमाम बातें रहीं, जो आपके जीवन में पर डे काम आती हैं। पर डे आप देखते हैं, पर डे कुछ ना कुछ इस चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और ये सभी चीज़ें आप बंद कर देना चाहिए आप लोगों को। अधिकार जो आपके हैं, अधिकार अपने जानिए, यही सर का कहना था। तो सर आखिरी में कुछ एक अपील करेंगे, वो आप लोग सुन लीजिएगा, इसके बाद पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी जो विचारधारा है, जो क्रांतिकारी देश में विचारधारा है, देश प्रेम जगाओ, भ्रष्टाचार होगाओ, इसमें हमारा सहयोग करें। और मैं जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके दलों के जो ब्यूरो हेड हैं, जो सुप्रीम हो, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं सहयोग करें, किसी ना किसी माध्यम से हम लोग को इस तरह की ताकत प्रदान करें कि हम बड़े स्तर पर क्रांतिकारी तरीके से अपने देश के लिए काम कर पाएं, और जितना हो सकता है उतना जो असमर्थ लोग हैं, जिनको जरूरत है, हम उनके काम आ पाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सर की जितनी हेल्प हो पाए वो आप लोग करिएगा। सर आपकी सभी प्रकार में, सभी मामले में आपकी मदद करेंगे। जब आप इस पॉडकास्ट को शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं सर को मोटिवेशन होगा। और यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको लगातार इसी प्रकार के नए नए पॉडकास्ट मिलते रहेंगे, नई नई जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय।